अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर ओपन यू बायोलॉजी बुक पेज नंबर 27। बेटे लास्ट टॉपिक में हमने वायरस कंप्लीट कर लिया था, उसकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, डेट इज टॉपिक नंबर 1.7 बायोडाइवर्सिटी। बेटे हमने आज स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Biodiversity, a term derived from biological diversity, refer to the variety of life form present in the different ecosystem, encompasses the diversity of species, genes, and ecosystems. It represents the richness and variability of living organisms and their interaction with each other and their environments. बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी ऐसी टर्म है जो कि कंबाइनली आ रही है डाइवर्सिटी। बायो का तो आपको पता है, बायो में लिविंग थिंग, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वैरायटी। ठीक है, तो कंबाइनली हम लोग बायोडाइवर्सिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेराइटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप देखो कि आपके पास प्लांट्स की कितनी स्पीशीज है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, हमने उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो है आप प्लांट्स की जो है अभी पढ़ के आए हो। फिर आपने देखा इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी हमने बहुत ज़्यादा क्लासेस उसकी बनाई, हमने फाइलम्स में डिवाइड किया, फिर हमने क्लासेस में डिवाइड किया, उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी आ रही है। तो कंबाइनली जब हम लिविंग थिंग की वैरायटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ भी आती हैं, जीन्स भी आता है, इकोसिस्टम भी आता है, और ये एक रिचनेस और वेरिएबिलिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो उनका इंटरेक्शन है इकोसिस्टम के साथ, सारा कुछ हम लोग जो है वो बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जिस तरह के प्लांट्स हैं वो किस तरह के इकोसिस्टम में, किस तरह की इन्वायरमेंट में कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से एनिमल्स जो हैं बेटे वो कौन सी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर आप पोलर रीजन में जाओ तो आपको और तरह की जो है वो वहाँ पे वेरिएशन नज़र आएगी प्लांट्स की और एनिमल्स की। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की वेरिएशन नज़र आएगी। तो ये सारा का सारा जो एक वेरिएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उनका इंटरेक्शन जो अपने इकोसिस्टम के साथ है, ये सारा का सारा हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। दो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एक वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। इकोसिस्टम आपकी बुक में यहाँ पे राइट किया हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Ecosystem. An ecosystem is a dynamic and interactive system composed of living organisms and their physical environment. It includes all the biotic factor as well as abiotic factor. इकोसिस्टम क्या है बेटे? इकोसिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और उनके साथ इकट्ठे मिलके जो है वो रह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर जो है यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, इसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक फैक्टर। जो लिविंग फैक्टर्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स हैं, ये तमाम के तमाम बायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक फैक्टर में आपका सन आता है, लाइट आती है, डिफरेंट टाइप की गैसेस जो हैं वो है, सॉइल है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये एबायोटिक फैक्टर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये तमाम की तमाम अपनी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसके साथ कंबाइन होके जो है वो रहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका जो आपकी बुक में लिखा हुआ है डैट इज नीश। नीश रेफर टू द रोल और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशी विद इन द इकोसिस्टम. It includes its habitat, its interaction with other organisms, for example, predation, competition, and symbiosis, and its role in energy flow within the ecosystem. मैंने वर्ड बोला नीश। व्हाट इज नीश? नीश जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीश का एक रोल, वो क्या रोल प्ले करता है अपने इकोसिस्टम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म की नीश कहते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है उसकी हैबिटेट। हैबिटेट क्या चीज़ है? वो प्लेस, वो एरिया जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, उसका इंटरेक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो कैसे रह रहा है। ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस फॉर्म में रहेगा? या तो प्रीडेशन यानी कि प्रीडेटर की फॉर्म में रहेगा, या कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जो जीत जाएगा वो सर्वाइव कर लेगा और जो है वही उसी हैबिट में जो है वो रहना शुरू हो जाएगा। एक और इंटरेक्शन है डेट इज सिम्बियोसिस। ठीक है, जिसपे दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन दोनों में से कोई भी जो है वो एक दूसरे को जो है वो हार्म नहीं देगा।
तो ये जो रोल है, जो एक फंक्शन है, जो एक ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में प्ले करता है बेटे, उस रोल को हम लोग क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की नीश कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये दो नई टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली, इकोसिस्टम एंड नीश। नेक्स्ट हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को आपने किस तरह उसको असेस करना है, किस तरह आप उसको फाइंड आउट करोगे, किस तरह आपने उसको मेजर करना है, ये सारा कुछ अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। Biodiversity assessment level. The assessment of biodiversity involves multiple levels, each providing unique insight into the complexity of life. Species level, genetic level, ecosystem level. At species level, biodiversity is assessed by identifying, counting the number different species present in the given area. Species diversity includes not only the number of genes but also their relative abundance and distribution. Genetic level. At genetic level, the biodiversity refers to the variety of genetic information contained within all individual organisms of a species. The genetic diversity is crucial for the adaptability and survival of species, enable them to cope with environmental changes and challenges. Ecosystem level. At this level, biodiversity assessment includes the range of habitat from forest to wetland to grassland and desert. It involves understanding how different ecosystems function and how they contribute to overall ecological health. बायोडाइवर्सिटी को ईज आउट करने के लिए, उसको ईजिली समझने के लिए हमने क्या किया कि बायोडाइवर्सिटी को 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया, क्यों, ताकि हम उसको ईजिली जो है वो स्टडी कर सकें। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व मल्टीपल लेवल्स, बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं, लेकिन 3 मेन लेवल्स यहाँ पे आपकी बुक में दिए हैं। फर्स्ट लेवल इज स्पीशी लेवल। स्पीशी लेवल में क्या होता है, ये बायोडाइवर्सिटी का वो लेवल है जिसमें आप लोग स्पीशी लेवल पे स्टडी करते हो। आप लोग स्पीशीज़ को किसी भी एरिया में, कोई भी स्पेसिफिक एरिया अगर आपको दिया जाता है तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, और उन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि उनका नाम बताते हो कि फलाना एरिया में ये एरिया है, इस एरिया में ये स्पीशीज़ हैं, उनका नंबर काउंट करते हो, उनको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी स्पीशी लेवल पे जो है एक असेसमेंट हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा कि आप जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज़ ही नहीं बताओगे, बल्कि उनका रिलेटिव अबंडेंस और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो भी आप लोग जो है उसको भी असेस करोगे। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको देगा हर इंडिविजुअल, यानी कि जितनी भी आपने स्पीशीज़ देखी, जो स्पीशी लेवल पे आपने देखा कि इस एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं, उनका नंबर आपने देखा। अब आपने क्या देखना है कि उनका जेनेटिक मेकअप देखना है। जेनेटिक लेवल पे आपने वैरायटी उनके अंदर देखनी है, उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है स्पीशीज़ की वो इकट्ठी करवानी है। ठीक है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीशी की सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और ये जेनेटिक मेकअप ही होता है जो कि आपको इन्वायरमेंटल चेंजेस और चैलेंजेस के अगेंस्ट जो है आपको प्रिपेयर करता है टू फाइट अगेंस्ट देम। नेक्स्ट आपका आता है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल पे बेटे क्या होता है कि बहुत सारे लेवल्स जो हैं, बहुत सारी स्पीशीज जो हैं, बहुत सारे जेनेटिक लेवल जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं। आप एक ही टाइम में बहुत सारे इकोसिस्टम्स को देखो। इकोसिस्टम्स क्या हैं, देखो जैसे कि हमने इकोसिस्टम हमने इन्वायरमेंट के लिहाज से पूरी अर्थ को डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने डेजर्ट इकोसिस्टम बना दिया। डेजर्ट इकोसिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाकी इकोसिस्टम से डिफरेंट हैं। ठीक है, वहाँ पे और तरह के प्लांट्स हैं, वहाँ पे और तरह के एनिमल्स हैं। इसी तरह जो पोलर रीजन में जो हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है वो भी डिफरेंट है। ग्राउंड लेवल जो है आपका ग्रास लैंड जो है इकोसिस्टम है वो भी डिफरेंट है, वेटलैंड है। यानी कि हमने इकोसिस्टम्स के भी लेवल बना दिए, और जब कंबाइनली तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स को आप स्टडी करते हैं, उनको असेस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम लेवल कहते हैं। और उसमें क्या आते हैं कि तमाम के तमाम लेवल्स को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उनके अंदर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनका अपनी हैबिटेट के साथ क्या लिंक है, वो सारा कुछ इकोसिस्टम लेवल पे जो है वो असेस किया जाता है, स्टडी किया जाता है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, फिर मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, बायोडाइवर्सिटी के लेवल पढ़ लिया हमने। 3 लेवल पढ़े, स्पीशी लेवल, जेनेटिक लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटर्मिनिंग बायोडाइवर्सिटी। Random sampling is a fundamental technique in ecological studies for for assessing biodiversity within a specific area. This method is crucial for several reasons.
रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि बेटे किसी भी एरिया में, सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे आपने बताना है ये एरिया है, मैं आपको एरिया बता देती हूँ, आप मुझे बताओ कि इस एरिया में किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होगी, डैट इज रैंडम, मतलब रैंडम सैम्पलिंग होगी, ठीक है। अब ये कौन, इस मेथड के स्टडी करने के जो हैं बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारे रीजन वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। नंबर वन इज minimizes bias. It ensures that every part of the study area has an equal chance of being sampled, which provide more accurate representation of the overall biodiversity. इसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब अगर हम लोग छोटे छोटे एरियाज मतलब अगर कर लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग से, क्या होता है कि हमें हमारे पास जो है इजीली, ये अगर बहुत बड़ा एरिया होता है तो अक्सर आपसे कोई ना कोई एरियाज मिस हो जाते हैं कि आप जज नहीं कर पाते, आप उसकी सैम्पलिंग सही तरह से नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी एरिया जो है, हम जो सैंपल बनाते हैं, हमारा जो है क्या आता है, रिजल्ट जो आता है रिप्रेजेंटेशन का, वो एक्यूरेट रिजल्ट आता है। आप छोटे से जब कोई स्पेसिफिक एरिया आपको दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि उस एरिया में जो है वो कितने बायोडाइवर्सिटी है और कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका होता है इट प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट। Random sampling allow for the collection of the data that can be statistically analyzed to estimate species richness, abundance, and distribution. Number three, facilitates comparison. It enables comparison between different area or habitat by providing standard method of data collection. Number four, enhances representatives by covering different part of the study area. Random sampling ensure the sample represent the diversity of the entire area. Support conservation efforts. Accurate biodiversity assessment through random sampling area are essential for identifying areas of high conservation value and for monitoring changes in biodiversity over time. हमने टॉपिक शुरू किया था रैंडम सैम्पलिंग का। रैंडम सैम्पलिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि रैंडम सैम्पलिंग जो है, इससे क्या होता है कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो तो आप छोटे छोटे एरियाज जो है वो लेते हो, आपसे जो है कोई भी एरिया जो है वो मिस नहीं होता, आपका रिजल्ट जो है वो मोर एक्यूरेट आता है। दूसरी चीज़ क्या थी कि इट प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट। आपके पास आप एक सही तरह से रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं, कितनी स्पीशीज जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हैं, कितनी स्पीशीज जो हैं वो कम अमाउंट में हैं। आप उनका नंबर जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कंपैरिजन डिफरेंट एरियाज़ का और डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, आप डाटा कलेक्ट करते हो और आप उनका एरियाज़ का आपस में कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से एरिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, कौन से एरिया में कौन से प्लांट ज़्यादा हैं। यानी कि आपको ये तमाम की तमाम रैंडम सैम्पलिंग से इनका कंपैरिजन करना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इजी हो जाता है। फोर्थ वन इज इनहांस रिप्रेजेंटेटिव्स। जब आप लोग स्टडी एरिया अपना बहुत सारा जो है रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो आपको उस पूरे एरिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है। लास्ट में क्या था, स्पोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट, यानी कि जो एक्यूरेट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट आपने जो रैंडम सैम्पलिंग ली, उससे क्या होता है कि आपको हाई कंजर्वेशन वैल्यू को आइडेंटिफाई करने, आपको यानी कि आपने जब रैंडम सैम्पलिंग की, बहुत सारे एरियाज की कंपैरिजन कर लिया, तो आपके पास इन द एंड रिजल्ट आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि कौन सा एरिया ऐसा है जो कि हाई कंजर्वेशन वैल्यू रखता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो वहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, ये वो इम्पोर्टेंस आप इसको कह सकते हैं कि अगर हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मेथड टू असेस बायोडाइवर्सिटी, वेरियस मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर असेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। अब हमने क्या पढ़ने हैं, हमने पढ़ने हैं मेथड्स बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के, उनको काउंट करने के, उनको जांचने के, देखने के जो मेथड्स हैं वो हम सारे स्टडी करेंगे, ठीक है। मेथड टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर वन, आपके पास 3 मेथड्स हैं बेटे, क्वाड्रेट सैम्पलिंग, ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग एंड एरियल सर्वेस। नंबर वन इज क्वाड्रेट sampling. It involved dividing the study area into the grid and sampling within randomly selected square quadrats, ठीक है। This method is
particularly useful for studying plants population or sessile organism. For example, in a forest, a researcher might lay out quadrants of a fixed size and record the presence or absence of each plant species within these quadrants. ठीक है, क्वाड्रेट्स बेसिकली हम लोग कहते हैं बेटे, जो वर्ड क्वाड्रेट है इट मीन स्केयर. ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम लोग स्केयर कहते हैं. इस मेथड से आपको किसी भी प्लांट की जो पॉपुलेशन है और जो सिसाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो मूव नहीं करते, उसी एरिया में रहते हैं, बेसिकली उनके जो नंबर है, उनकी जो स्पीशी है, उसको जो है असेस करने में जो है आपको आसानी मिलती है. फॉर एग्जांपल, किसी भी फॉरेस्ट में अगर कोई रिसर्चर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्वाड्रेट जो है वो जगह जगह फिक्स साइज के क्वाड्रेट्स होते हैं, वो उनसे जो है वो मेजर करेंगे और बताएंगे, रिकॉर्ड रखेंगे. एक डाटा जो है वो जो है महफूज हो जाएगा और पता चलेगा कि स्पेसिफिक एरिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सी स्पीशी जो है प्रेजेंट है और कौन सी जो है इन क्वाड्रेट्स में जो है वो एब्सेंट है. अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे बेटे आपकी बुक में ये पिक्चर भी एक दी हुई है. तो ये जो पिक्चर आपको नंबर 1 पिक्चर दी हुई है, डैट इज क्वाड्रेट सैम्पलिंग. ठीक है, ये बड़े बड़े लकड़ी के फ्रेम्स, छोटी सी लकड़ी होती है, उनके फ्रेम्स होते हैं. ठीक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ स्केयर होते हैं और इसके अंदर भी छोटे छोटे स्केयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोग हर स्मॉल स्केयर यानी कि क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो काउंट करते हैं कि इसमें प्लांट्स कितने प्रेजेंट हैं, इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं. उन इंसेक्ट में अब जो है आपके बहुत छोटे इंसेक्ट जैसे कि एलजी या फंजाई भी हो सकता है, और उसमें जो है फिर आपके और तरह के जैसे ग्रास है या कोई और प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे वाइट फ्लावर्स हैं, येलो प्लांट है, ये आपको ग्रीन प्लांट नज़र आ रहा है, ग्रास स्पीशी नज़र आ रही है. तो हर बॉक्स में अलग सेपरेट आपने क्या करना होता है, स्पीशीज़ को काउंट करना होता है. ठीक है, हाँ, ये जो आपको पूरा स्केयर नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज क्वाड्रेट सैम्पलिंग. ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आप हर बॉक्स की अलग से सैम्पलिंग करते हैं. आप हर जो स्पीशी है, जो चाहे प्लांट की स्पीशीज़ हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, वो लोअर एनिमल्स आपके ज़्यादातर इंसेक्ट ही होंगे, उनको आप काउंट करते हो और उनको एक डाटा की फॉर्म में जो है आप लोग प्रेजेंट करते हैं. क्लियर हो गया, दिस इज़ नॉन एज क्वाड्रेट सैम्पलिंग. और डिफरेंट एरियाज़ में आप यही सैम्पलिंग करते हो और उनको कंपेयर करके जो है हम अपना रिजल्ट देते हैं कि कौन से एरियाज़ में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म या किस तरह की बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट थी. नेक्स्ट आपकी सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है, डैट इज ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग. ठीक है, ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व लाइंग आउट अ लाइन और strip across the study area and recording species at regular interval along this line. This method is effective for studying the distribution of species across environment. For example, in coastal zone, a transect can be laid from the high tide line to the low tide line to record the type of abundance of intertidal organism. ठीक है, ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग. ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग क्या होती है बेटे, ये वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे तो पहले मैंने आपको बताया था क्वाड्रेट में तो हम लोग एक एरिया है और उसमें जो है मैंने एक स्केयर हम लोग रखते थे और उनको जो है हम स्टडी करते थे. इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक आप लाइन लगा लेते हो, ठीक है, या आप एक स्ट्रिप लगा लेते हो जिस एरिया को आपने स्टडी करना हो या जहाँ की स्पीशीज़ को आपने काउंट करना हो एट रेगुलर इंटरवल, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है इन कोस्टल जोन्स. ठीक है, ज़्यादातर अगर जो सी शोर वगैरह पे अगर हम जाएँ ना, तो ओशंस वगैरह पे या आइलैंड वगैरह पे, वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा जो है यूज़ होता है. एक लाइन जो है, एक फॉल्स लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली जाती है और जब जब वहाँ पे टाइड्स आती हैं, लहरें आती हैं, उन लहरों के पानी के प्रेशर की वजह से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं. तो उन एनिमल्स को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने एनिमल जो हैं वो हर टाइड के साथ आते हैं और उससे जो है आप पूरा का पूरा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म की अबंडेंस से पता चलता है कि कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इधर इस एरिया में जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेकंड अपनी देखो डायग्राम में देखो बेटे, दिस इज ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग. ये जो आपको नज़र आ रही है, ये एक फॉल्स लाइन हम लगा लेते हैं और इस लाइन के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको जो है वो नज़र आते हैं उनको आप काउंट करते हो और उन्हीं को अपने डाटा में जो है वो आप पे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये मेथड इफेक्टिव है फॉर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस इन्वायरमेंट. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपका आता है एरियल सर्विस. एरियल नाम से पता चल रहा है कि इन द एयर
एयर से आप सर्वे करोगे ऊपर यानी कि एरियल फ्रॉम एयर है ना, एरियल सर्वेस यूज एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर लार्ज एरिया. फॉर एग्जाम्पल, it can be used to track the distribution of bird species across a large wetland area or to monitor large mammal population in savannas. सवाना एक इकोसिस्टम का नाम है, ठीक है, उसको हम सवाना इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे लैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, इसी तरह एक बेटे नेम है, डैट इज सवाना इकोसिस्टम. तो एरियल सर्वेज जो है उसमें ज़्यादातर एयरक्राफ्ट या ड्रोन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. और इससे क्या होता है कि लार्ज एरिया यानी कि बाकी दो एरिया से तो स्पेसिफिक थोड़े थोड़े एरियाज जो हैं वो उनसे मेजरमेंट ली जाती थी, लेकिन जब एरियल सैम्पलिंग होती है तो आप एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा जो है एरिया को मोनीटर करते हो. और ज़्यादातर जो है सवाना इकोसिस्टम या वेटलैंड इकोसिस्टम को जो है इस तरह मोनीटर किया जाता है. यहाँ पे कितने मैमल्स प्रेजेंट है, उनकी पॉपुलेशन, और जो बर्ड्स प्रेजेंट है उनकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए बेटे एरियल सर्वे जो है वो किए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एंड वाली पिक्चर में आपको एरियल सर्वे जो है वो आपको दिखाया हुआ है. ज़्यादातर या तो वो ड्रोन से जो है वीडियोस बन रही हैं या रिकॉर्ड हो रहा है डाटा, या फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं. क्लियर हो गया. ये हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने पढ़ लिए. पहले हमने बायोडाइवर्सिटी की जो उसकी सैम्पलिंग है उसकी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली. फिर हमने वो मेथड देखे जिससे आप बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हो. क्लियर है. नेक्स्ट आपका आता है मेथड टू असेस अबर्डेंस. अबर्डेंस को जो है उसको असेस करने के कौन से मेथड है वो हम वो स्टडी करेंगे. पहला मेथड है आपका पॉइंट काउंट्स. पहले पॉइंट मेथड्स हैं डिफरेंट. ठीक है, नेक्स्ट आपका है मार्क रिकैप्चर. थर्ड इज है क्वाड्रेट काउंट्स एंड फोर्थ वन इज कैप्चर रिकैप्चर मेथड. फिफ्थ वन इज रिमोट सेंसिंग. Number one is point count. What is point count? Point count involve observing and recording the number of individual of species from a fixed point over a specified period. This method is commonly used for bird and other mobile animal. Point count. Point count से इस मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है और हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक स्पीशी जो हैं उनके इंडिविजुअल्स का जो नंबर है वो काउंट करते हैं. ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि एक ख़ास ड्यूरेशन हम सोच लेते हैं कि हमने 15 डेज़ के लिए लेना है, 30 डेज़ के लिए लेना है, या इवन हमने 2 मंथ्स के लिए अपनी जो रीडिंग्स हैं वो लेनी है. आप एक स्पेसिफिक एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो क्या करते हो, काउंट करते हो. ठीक है, और ये मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है बर्ड्स के लिए और मोबाइल एनिमल. मोबाइल एनिमल क्या होते हैं, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए ये मेथड जो है वो यूज़ होता है. नेक्स्ट आपका आता है मार्क रिकैप्चर. इट इन्वॉल्व कैप्चरिंग, मार्किंग, रियलाइजिंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, देन रिकैप्चरिंग दैम लेटर टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी. दिस मेथड इज यूजफुल फॉर एनिमल डेट आर डिफिकल्ट टू काउंट डायरेक्टली. मार्क रिकैप्चर बेटे ये वो मेथड है जिसमें हम लोग कैप्चरिंग मतलब पकड़ते हैं, उनकी मार्किंग करते हैं और फिर उनको रिलीज कर देते हैं. अक्सर कुछ बच्चों का मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी जो है बहुत ज़्यादा टूवर्ड उनका वो होते हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल. अगर आप लोगों ने देखे हों एनिमल्स से रिलेटेड, अगर आप लोगों ने कभी वीडियोस देखी हों तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स की मार्किंग कर दी जाती है. ठीक है, या तो उनके ऊपर कोई ऐसी स्टैंप लगा देते हैं या उनके ऊपर कोई थ्रेड से उनके कोई किसी एरिया को जो है बांध दिया जाता है. ठीक है, उनकी मार्किंग की जाती है एक स्पेसिफिक एरियाज़ में. फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एरियाज़ में अगर आपको मैं यूँ कह सकती हूँ कि एक जराफ है, जराफ की सपोज किसी भी एरिया में किसी भी इकोसिस्टम में मैंने जराफ देखे हैं कि 10 इन नंबर थे या 15 इन नंबर थे, तो जोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उनकी मार्किंग कर दी. मार्किंग करने के बाद कुछ पीरियड के बाद ओवर अबाउट 1 ईयर 2 ईयर इवन 3 ईयर भी हो सकते हैं, दोबारा से उनको पहले उनको कैप्चर किया, उनकी मार्किंग कर दी, फिर उनको रिलीज़ कर दिया. ठीक है, छोड़ दिया. फिर दोबारा कुछ ईयर्स के बाद उन्होंने दोबारा यही प्रोसेस करते हैं. इस प्रोसेस से ये पता चलता है कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आया है. यानी कि देखो अगर जराफ जो हैं, अगर आपको ऐसे जराफ भी नज़र आ रहे हैं जिनकी मार्किंग नहीं हुई, इसका मतलब हुआ कि इतने ड्यूरेशन में न्यू जराफ जो हैं पैदा हुए हैं, उनकी रिप्रोडक्शन हुई, उनकी पॉपुलेशन ने क्या किया, ग्रो किया. वैसे तो शायद आपको याद ना रहता, लेकिन क्योंकि जो पुरानी पॉपुलेशन थी उनको आपने उनकी मार्किंग की हुई थी और जो नई पॉपुलेशन अब आई उनकी मार्किंग नहीं थी, और आपको इस चीज़ से पता चल गया कि इनकी पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज़ हुआ, इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ हुई. इस मेथड से जो है
हमें जो है ये बहुत यूज़फुल मेथड है और इस मेथड से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है टू काउंट द इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट आपका आता है क्वाड्रेट काउंट्स। इन दिस मेथड रिसर्चर यूज क्वाड्रेट्स टू काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ a species within each quadrant, then infer this counts to estimate overall abundance। ठीक है, क्वाड्रेट हम पीछे भी ये मेथड अभी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, क्वाड्रेट जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये वाला मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन ये मेथड यूज़ किया जाता है ज़्यादातर शॉर्ट एरिया के लिए। जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं बेटे, वो इन जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में जो वैरायटी है वो उसको काउंट करते हैं। ठीक है, और फिर एस्टिमेट लगाते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल जो है मतलब एक एरिया है, सपोज ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल का एक एरिया, ये टेबल आप सपोज करो एक ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड का एक एरिया मैं लूँगी। ठीक है, उसको क्वाड्रेंट काउंट्स मैं उसके अंदर करूँगी। ठीक है, उस एरिया के अंदर जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि स्क्वायर होगा ना एक, उस स्क्वायर में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, इंसेक्ट हों, उनको मैं काउंट करूंगी और बाकी जो एरिया इर्द गिर्द होगा उसके मैं क्या कर लूँगी, एस्टिमेट लगा लूँगी कि अगर इतने एरिया में इतने लिविंग हैं तो इतने एरिया में कितने होंगे, मैं क्या कर लूँगी, उसको मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो इससे हमें पता चलता है। लेकिन ज़्यादातर ये मेथड यूज़ होता है सिसाइल ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि मूव नहीं करते, जैसे कि बड़े बड़े हायर एनिमल जो लोकोमोशन कर रहे थे उनके लिए ये मेथड यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। ठीक है, दिस मॉडल अकाउंट फॉर वेरिएबल्स सच एज वेरिंग कैप्चर प्रोबेबिलिटीज एंड मूवमेंट बिटवीन एरियाज। इसमें क्या होता है, हम लोग कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड है, यानी कि पकड़ना और फिर दोबारा पकड़ना। अक्सर एनिमल्स आपने बेटे देखे होंगे, कुछ बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं, वो विंटर्स में कहीं और चले जाते हैं, फिर समर आती है तो वापस चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं, जब एक जगह से फूड ख़त्म होती है तो वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, जब वहाँ पे फिर फूड ख़त्म हो जाती है तो वो वापस पुराने इकोसिस्टम में आ जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का जो कैप्चर और रिकैप्चर मेथड, इसको कहते हैं कि हम कैप्चर करके जो है उनको फिर उनको उस इकोसिस्टम में छोड़ते हैं, तो उससे हमें जो है उधर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और वहाँ के जो उनका नंबर है उसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है। इन द लास्ट आपके पास आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग यूजेस सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी टू असेस द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज पार्टिकुलर फॉर लार्ज स्केल और इनअसेसिबल एरियाज। कुछ एरियाज जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है बेटे, कुछ एरियाज इतने ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वहाँ पे जितने भी मेथड्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन मेथड से उनकी सैम्पलिंग करना, उनको जज करना, उनका नंबर काउंट करना बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। वहाँ पे रिमोट सेंसिंग की जाती है, यानी कि सैटेलाइट के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए या एरियल सैम्पलिंग के ज़रिए जो है वहाँ की अबंडेंस को और जो स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो है परखा जाता है, देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और जो है स्पीशीज़ का जो अबंडेंस है उसको जो है काउंट डाउन किया जाता है। यानी कि कॉमन एग्जांपल मैंने इसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम की थी। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो इतनी उसमें वरास वैरायटी होती है और वो इतने घने घने जंगलात होते हैं कि अकेले इस तरह से सैम्पलिंग लेना या मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट जो आपको फिर पूरे फॉरेस्ट की जो है वो पिक्चर्स देते हैं, आपको वीडियोस देते हैं, या ड्रोन से आप जो है वो पूरा का पूरा जो है इमेज ले लेते हो और उस इमेज से आप क्या करते हैं फिर अपना डाटा बनाते हैं कि इस फॉरेस्ट में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ये हमने सारे के सारे अपने मेथड्स जो हैं वो भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डैट इज स्पीशीज एंड, एक टॉपिक हमारा रह गया सिर्फ। ठीक है, इंशाल्लाह उसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है, इतना मुश्किल मेथड नहीं था, सिंपल सा आज हमने जो है अपना टॉपिक पढ़ा है, बहुत इजी था। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करके आना है। मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई, फिर उसके लेवल्स हमने पढ़े, 3 लेवल्स थे, फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। इंपॉर्टेंस के बाद हमने मेथड स्टडी किए कि उसको हमने किस तरह से असेस करना है और इन द एंड हमने ये वो मेथड देखे। उसके बाद हमने मेथड देखे जो कि अबंडेंस यानी कि जहाँ पे स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा थी उनको काउंट करने के लिए हम लोग कौन कौन थे मेथड जो है वो यूज़ करे थे वो मैंने आपको बताए।
पॉइंट काउंट थे, मार्क रिकैप्चर था, क्वाड्रेट थे, कैप्चर रिकैप्चर मेथड था एंड इन द एंड हमने रिमोट सेंसिंग भी बेटे कंप्लीट कर ली। आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म कर लेती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको स्पीशी एंड स्पेसिएशन जो है वो पढ़ाऊँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।